गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है क्या? आइए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। निखिल कैसे हो? पढ़ाई चल रही है बढ़िया? हाँ सर। ठीक है। गुड देखो मॉर्निंग आज सर। मॉर्निंग मॉर्निंग आज पढ़ेंगे उद्देश्य प्रस्ताव। और मैंने इसलिए लिख लिया ताकि टाइम बचे और कोई रह नहीं जाए, क्योंकि जब अपन लिखते हैं तो एक आधा शब्द कोई ना कोई छूट ही जाता है ना। तो एक एक करके ये शब्दावली है। जैसे 11th क्लास कंप्लीट हो जाती है, 12th में हम जाएंगे, आपके सामने ये शब्द देखने को मिलेंगे। और उस समय ये शब्द की परिभाषा वहां आपको नहीं लिखवाई जाएगी। ये शब्द ऐसे ही है जैसे एबीसीडी हम सीखते हैं और फिर पढ़ना सीखते हैं ना, उसी तरीके से ये शब्द भी आपके पास है। इनकी शब्दावली आपको समझ में आनी चाहिए कि ये क्या चीज है और इनका मतलब क्या है। पहला शब्द है एक संप्रभु। भारत एक कैसा होगा? उद्देश्य प्रस्ताव आप जानते हो नेहरू जी ने दिए थे, और इनको ध्यान में रखकर संविधान को, यानी कि इन आदर्शों को ध्यान में रखकर संविधान बनाया गया। हेलो। हाँ प्रिया, प्रिया क्या बोल रही है? इन सिद्धांतों को ध्यान में रखकर हम एक एक चीज करके इसको पढ़ते हैं कि ये कौन से सिद्धांत हैं और इनमें क्या रूपरेखा बताई गई है या इनका क्या उद्देश्य है। एक संप्रभु राष्ट्र होगा। पहले एक चीज हम देखते हैं, हमने पहले भी ये संप्रभु शब्द पढ़ा था। संप्रभु शब्द का अर्थ आप जानते हैं कि कोई भी राज्य कितने तत्वों से बना है? 4 तत्वों से बना है। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं। पहला तत्व कौन सा था? भूभाग। दूसरा कौन सा था? सरकार। तीसरा कौन सा था? जनसंख्या। और चौथा कौन सा था? संप्रभुता। ये 4 बिंदु उसमें शामिल थे। राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व कौन कौन से होते हैं? कोई भी राज्य कब राज्य कहलाएगा, उसकी 4 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहला कौन सा? भूभाग, जिस पर वो राज करेगा, जिस पर उसकी जनसंख्या रह सकती है। यदि किसी व्यक्ति के पास जमीन ही नहीं हो तो उसके पास रहने के लिए, उसकी जनसंख्या के पास रहने के लिए जगह संभव हो नहीं सकती। दूसरा सरकार। सरकार की यदि हम बात करें तो सरकार कहाँ से होगी, कैसे होगी, ये भी आइडिया नहीं लगाया जा सकता। तो सरकार का होना भी अनिवार्य है। सरकार अगर नहीं है तो राज्य बन ही नहीं सकता। उस पर नियम कौन बनाएगा, कानून कौन बनाएगा, ये भी पता नहीं होता। तो पहली आवश्यकता क्या है? भूभाग, जिस पर लोग बाग रह सके और उस पर राज्य राज कर सके। दूसरा सरकार, जो वहां के नियम कानूनों को संभाल सके। तीसरी जनसंख्या। तो जनसंख्या के बिना राजकाज पेड़ पौधों पे तो संभव है नहीं, इसीलिए जनसंख्या का होना, सजीवों का होना भी जरूरी है। अगला है संप्रभुता, क्योंकि बिना संप्रभुता के कोई भी राज्य संभव हो ही नहीं सकता। 3 चीजें तो हमें समझ में आती हैं, भूभाग, सरकार और जनसंख्या। कौन बताएगा संप्रभुता? मैंने एक बार पहले भी बताया था। संप्रभुता क्या होती है, कौन बताएगा? निकिता, प्रिया, आपको तो पता होना चाहिए। नेहा, आ रहा है कुछ दिमाग में? नहीं, ठीक है। देखो संप्रभुता देखते हैं। इसको हमने कहा था सोवेरिटी। सोवेरिटी देखना, रिपीट करना और अपने आप को जज करना कि हमने कब इसे पढ़ा था और इसका अर्थ क्या निकलता है।
इसे हम क्या कहते हैं, सोवरिटी कहते हैं। और अगर नहीं पढ़ा तो आज फिर से पढ़ लें। सोवर्टी, सोवर्टी को अंग्रेजी हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रभुता या प्रभुसत्ता कहते हैं। इसका अर्थ क्या है, राज्य अपने अपनी सीमाओं में या बाहर, राज्य अपनी सीमाओं में या बाहर स्वतंत्र होकर फैसले ले सकता है। क्या कहलाता है, सोवेरिटी कहलाता है। राज्य अपनी सीमाओं में या तो भीतर या सीमाओं के बाहर, जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से हमें कोई समझौता करना है तो क्या मोदी जी हमसे पूछेंगे क्या? नहीं। क्या अमेरिका से पूछेंगे क्या? नहीं। किसी से वो नहीं पूछेंगे, क्योंकि हमने उन्हें क्या बनाया है, संप्रभु बनाया है। भारत एक ऐसा राष्ट्र है, संप्रभु राष्ट्र है। और ये शक्ति किसने दी है? जनता ने दी है। किसके माध्यम से दी है? संविधान के माध्यम से दी है। कल एक बच्ची कह भी रही थी कि अंतिम शक्ति किसके पास है? जनता के पास। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि जनता के पास है। लेकिन वो शक्ति जनता के माध्यम से किसके पास चली गई? वो सरकार मोदी जी के पास चली गई। और वो ही अब क्या कर रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं। तो फैसले हमारे लिए कौन लेंगे? मोदी जी। जैसे ही मोदी जी फैसले ले रहे हैं, वो हम ही फैसला ले रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने किनको चुना? मोदी जी को किसने चुना है? हमने ही चुना है। इसका मतलब हमारा फैसला कौन ले रहे हैं हमारी जगह? मोदी जी ले रहे हैं। तो ये बात हमें समझ में आनी चाहिए। तो सोवर्टी समझ में आया? राज्य अपनी सीमाओं के या तो अंदर, देश की सीमाओं के अंदर या देश की सीमाओं के बाहर, दोनों ही साइड अगर खुलकर फैसले ले रहा है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चंचल को काफी दिनों से प्रॉब्लम हो रही थी, आज प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो गई। आप चंचल बुनकर ही है ना? चंचल, चंचल आवाज आ रही है? ओके ओके। अब प्रॉब्लम थोड़ी ना है। नो सर। ओके ओके ठीक है। तो सोवर्टी का मतलब क्या हुआ कि राज्य अपनी सीमाओं में या बाहर स्वतंत्र होकर क्या ले सकता है? फैसले। इसमें एक शब्द और जोड़ देना, बाहरी दबाव के बिना। बाहरी दबाव के बिना। अब आप जानते ही हो, क्या रसिया से पूछकर हम कोई काम करेंगे क्या? कभी नहीं। हम हमारे क्षेत्र में संप्रभु हैं, इसमें हमें कोई रोकने वाला नहीं है। एक देसी एग्जांपल मैं आपको देता हूं, है ना। ऐसी बातें बच्चों को नहीं बतानी चाहिए, लेकिन इसके बिना समझ में भी नहीं आएगा। मान लो आप शादी में जा रहे हो, बढ़िया तैयार हो गए, बढ़िया सज धज के हम शादी में जाने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही गेट से बाहर निकले, पड़ोस के अंकल आंटी बैठे हुए थे। उन्होंने आपसे कहा कि बेटा ये ड्रेस चेंज करके चले जाओ, ये ड्रेस आपको अच्छी नहीं लग रही। मुझे नहीं लगता आप में से कोई ड्रेस चेंज करने वाला है। क्यों नहीं करने वाला है? क्योंकि अंकल आंटी की बात आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते। ये आपके मूड पर डिपेंड करता है, बाध्यकारी नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप जा रहे हैं कहाँ? शादी में। पड़ोसी ने टोक दिया कि आपने कपड़े अच्छे नहीं पहने हैं, तो मुझे नहीं लगता कि पड़ोसी के कहने से कोई कपड़े वापस चेंज कर लेगा। अब दूसरा एग्जांपल देखो, आप जा रहे हैं कहाँ? शादी में। अब किसने टोका? पापा ने टोक दिया, मम्मी ने टोक दिया, पेरेंट्स ने टोक दिया। 100% ये चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास क्या है? संप्रभुता है, पावर है, और वो डिसीजन अपने परिवार का लेते हैं। ऐसे ही मोदी जी को हम पिताजी मान लें तो वो भी क्या हुए? संप्रभु हुए, और ये भी संप्रभु हुए। अंतर क्या है दोनों में, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोदी जी वास्तव में संप्रभु हैं और पिताजी प्रतीकात्मक संप्रभु हैं। क्या पिताजी के ऊपर समाज का प्रेशर नहीं है? है। क्या पिताजी के ऊपर कानून का प्रेशर नहीं है? है। हम लोग आधे संप्रभु हैं, पूरे संप्रभु नहीं हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम विद्यालय में आगे मेहता स्कूल में क्लास चल रही है, और आप में से कितने लोग बिना टीचर की परमिशन
कभी भी बाहर जा सकते हैं? नहीं जा सकते, मोदी जी जा सकते हैं। अंतर समझ में आ रहा है? मोदी जी भारत सरकार पूरी संप्रभु, हम कैसे हैं? कुछ संप्रभु हैं, पूरे संप्रभु नहीं हैं, क्योंकि हम स्वतंत्र होकर निर्णय नहीं ले पाते हैं, पूरी तरीके से संप्रभु नहीं है। क्या आपको ट्रैफिक के रूल फॉलो नहीं करने पड़ेंगे? करने पड़ेंगे। क्या मोदी जी को करने पड़ेंगे? क्या नहीं। वो जब चाहे जो चाहे नियम बदल सकते हैं देश हित में, और देश हित को ध्यान में रखकर कुछ भी नियम बना सकते हैं। संप्रभुता किसके समझ में नहीं आई? क्लियर है? तब आगे बढ़े। कुछ पूछना है निखिल? नो सर। क्लियर है? तो भारत यस क्या सर। है? संप्रभु राष्ट्र है और अपने फैसले स्वतंत्र ले सकता है, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि भारत क्या है? संप्रभु राष्ट्र है। इसीलिए किसी के डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी से कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है। हम हमारी सीमाओं के अंदर जब चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे फैसला कर सकते हैं। जिस देश के साथ जो संबंध जोड़ना चाहे जोड़ सकते हैं, हमें कोई रोकने वाला नहीं है। ये क्या कहलाता है? संप्रभु कहलाता है। तो भारत एक कैसा राष्ट्र है? संप्रभु राष्ट्र है। आपको पता होगा मोदी जी अचानक पाकिस्तान पहुंच गए थे बिना किसी इंफॉर्मेशन के ही, नवाज शरीफ के भाणजी की शादी के अंदर। वो भी एक इसका उदाहरण था, संप्रभुता का ही था। अगला बिंदु है गणराज्य, रिपब्लिक। ये भी आपको याद रखना है, गणराज्य किसे कहते हैं? ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रथम नागरिक, ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रथम नागरिक क्या हो? चुनाव के माध्यम से आता हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें प्रथम नागरिक किसके माध्यम से आता हो? चुनाव के माध्यम से आता हो, माध्यम से आता हो। क्या कहलाता है? गणराज्य कहलाता है, रिपब्लिकन स्टेट कहलाता है। ऐसा राज्य है जिसका पहला नागरिक, अब पहला नागरिक कौन हो सकता है? वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है, वो राष्ट्रपति भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा वहां शासन कौन सा है। शासन के प्रकार हम पढ़ेंगे, राष्ट्रपति शासन, अध्यक्षात्मक शासन, अर्ध अध्यक्षात्मक शासन, और भी बहुत सारे शासन हम पढ़ेंगे। बेटा ये ध्यान से समझना, ये अपने काम की चीज है, पूछा जाएगा गणराज्य या गणतंत्र क्या होता है? ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का पहला नागरिक किसके माध्यम से आए? चुनाव के माध्यम से। क्या कहलाता है? गणराज्य या गणतंत्र कहलाता है। ब्रिटेन किसका उदाहरण है? ब्रिटेन किसका उदाहरण है? आ रहा है समझ में? ब्रिटेन, जिसे यूके भी कहते हैं। भारत किसका उदाहरण है? ये नहीं, ये केवल प्रजातंत्र का है। कैसे? ब्रिटेन में क्या होता है? राजा। ब्रिटेन में क्या होता है? राजा होता है। और राजा कैसे होता है? जन्मजात, जन्म 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 जन्म, उस जन्म के बाद फिर राजा होता ही जाता है। और वो राजा भी कैसा? कंटिन्यू। ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ फिर नहीं हुआ, जन्मजात, लगातार राजा से राजा फिर वो चलता ही जाता है। तो ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था? लोकतांत्रिक तो है, संसदीय शासन व्यवस्था तो है, लेकिन क्या नहीं है? गणराज्य, गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां पहला नागरिक चुनाव के माध्यम से नहीं आता है, जबकि भारत क्या है? गणतंत्र है। क्यों? क्योंकि भारत में पहला नागरिक चुनाव के माध्यम से आता है। राष्ट्रपति जी, अभी राष्ट्रपति जी कौन है? भारत के राष्ट्रपति जी कौन है? रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद जी, रामनाथ कोविंद जी हैं। और हम जानते हैं इनका क्या हुआ है? चुनाव हुआ है। और उपराष्ट्रपति जी कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं। इसीलिए दोनों शब्द हमारे समझ में आ गए, संप्रभु और गणराज्य। मैं सुनूंगा अभी ये चैप्टर, ये टॉपिक खत्म होते ही, तो आप मुझे बताना कि क्या समझ में आया। भारत के संविधान में टोटल अनुच्छेद कितने हैं? मैंने बताया था आपको
भारत के 395। 395। 395 में से पहला अनुच्छेद कहता है भारत में राज्यों का संघ होगा। क्या कहता है? भारत में राज्यों का संघ होगा। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो ये आपको ये याद रखना है। भारत का संविधान किसका संघ है? राज्यों का संघ है। ये बात आपको समझनी है। और भारत के संविधान में कहीं भी संघ शब्द का उल्लेख नहीं है। आरएस लेवल में बहुत सारे एग्जाम्स में ये सवाल आता है, भारत में क्या भारत उल्लेख है या भारत प्रसिद्ध कथन है या भारत की उपमा है? राज्यों का संघ। संघ शब्द का उल्लेख भारत के संविधान में कहीं पर भी नजर नहीं आता है। इसलिए इस बात को आप याद रखेंगे कि भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ। यूनियन ऑफ स्टेट या राज्यों का संघ, दोनों में से कोई भी एक आपको देखने को मिलेगा। आप देखें आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है, आप में से बहुत सारे 12th पास होते एग्जाम देंगे। अभी कुछ बच्चे पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, आर्मी का एग्जाम देने वाले हैं। सेम सिलेबस वहां की ऐसे कैसे मिलेगा आपको? सेम क्वेश्चन ऐसे कैसे मिलेंगे आपको? आपको मिलेगा राज्यों का संघ। किसका उदाहरण है? भारत का। यूनियन ऑफ स्टेट या भारत के संविधान में किसका उल्लेख नहीं है? संघ शब्द। या आपसे पूछेगा भारत के संविधान में संघ शब्द का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 0 बार, हुआ ही नहीं। मूल कर्तव्य कितने हैं भाई? मूल कर्तव्य कितने हैं अभी? कौन बताएगा? आपके मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 11। और मूल संविधान में कितने थे? मूल संविधान में कितने थे? 0। ये भी याद रखने लायक सवाल है, बढ़िया सवाल है। ये बाद में जोड़े गए, है ना? अब बाद में हम डिटेल पढ़ेंगे कब जोड़े गए, क्या किया इसमें, क्या नहीं था। शुरुआत में 10 जोड़े गए, फिर एक शिक्षा का आया, सारी चीजें पढ़ेंगे हम। भाग 4A में जोड़े गए 51, है ना? आर्टिकल 51 शांति, फिर 51A में, है ना? सारा सिस्टम हम डिटेल से देखेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि मूल संविधान में एक भी क्या नहीं था? कर्तव्य था ही नहीं। कर्तव्य कब आए? बाद में आए। यहां तक कोई दिक्कत? तो भारत को क्या कहा गया है? यूनियन ऑफ स्टेट कहा गया है। इसका मतलब क्या हुआ? आप जानते हैं ये माना भारत है, और भारत को हमने कितने हिस्सों में काट दिया था? 3 हिस्सों में काट दिया था। इसमें एक हिस्सा तो कौन सा? वे प्रांत जो अंग्रेजों के अधीन थे। वे प्रांत जो किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधिकार में थे, अधीन थे। क्या कहलाए? ब्रिटिश प्रांत। क्या कहलाए? ब्रिटिश प्रांत। वे प्रांत जो किसके अधीन थे? राजाओं के। क्या कहलाए? रजवाड़े। राजाओं के अधीन प्रांत क्या कहलाए? रजवाड़े। और वो जो किसी के ही नहीं थे वो क्या कहलाए? स्वतंत्र प्रांत कहलाए। क्या कहलाए? स्वतंत्र प्रांत। तो ऐसे इंडिया को हमने कितने भागों में बांट लिया? 3 भागों में बांट लिया। पहला कौन सा? वे प्रांत जो किसके अधीन थे? अंग्रेजों के अधीन थे। क्या कहलाए? ब्रिटिश प्रांत कहलाए। वे प्रांत जो कैसे थे? स्वतंत्र थे। क्या कहलाए? स्वतंत्र प्रांत कहलाए, जिसपे ना राजाओं का राज था ना ही अंग्रेजों का राज था। ऐसे प्रांत जहां राजाओं का राज था, चाहे वो अंग्रेजों के अधीन हो या इंडिपेंडेंट राजा हो, दोनों ही कंडीशन में रजवाड़े कहलाए। राजाओं के राज को क्या कहा गया? रजवाड़ा कहा गया। या रियासतें, देसी रियासतें भी कहा गया इन्हें, देसी रियासतें। ठीक है। अब यहां पर ये जितने भी नाम आप सुन रहे हैं टोटल, ये सब मिलकर क्या बनाएंगे? भारत बनाएंगे। इसका मतलब ये है, यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि चाहे वो अंग्रेजों के अधीन वाली प्रांत हो, चाहे वो स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र प्रांत हो, चाहे वो राजाओं से
जुड़ी हुई प्रांत हो, सब के सब प्रांत किस में शामिल हो जाएंगी? ऑटोमेटिकली भारत में शामिल हो जाएंगी। जैसे अंग्रेजों ने कहा कि हम 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को मिडनाइट को हम भारत को आजादी दे देंगे और वे क्षेत्र जो भारत के हैं वो भारत के अधीन हो जाएंगे। इसका मतलब कौन सा क्षेत्र भी भारत का हो जाएगा? वे क्षेत्र जो अंग्रेजों के अधीन थे वे भी भारत के हो गए, आजाद वाले तो भारत के थे ही थे, और राजाओं का था उनका विलय कर लिया गया और राजाओं को मिलाकर क्या बना दिया गया? भारत बना दिया गया। इसे कहा गया एकीकरण, भारत का एकीकरण। अगली साल पहला ही चैप्टर पढ़ाएगा एनसीईआरटी सीबीएसई 12वीं क्लास का। आपका जो पहला चैप्टर है वो है राष्ट्र निर्माण की प्रमुख चुनौती। वहां पढ़ेंगे हम लोग ये सारी डिटेल। बस इतना सा आप जान लें कि इनको मिलाने के लिए एक पत्र आया था, एक समझौता किया गया था जिसे कहा गया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशंस। इसे हिंदी में कहा गया विलय पत्र। राजाओं से सरकार ने हस्ताक्षर करवाए किस पर? विलय पत्र पर, और फिर भारत में उनको शामिल कर लिया गया और भारत का एकीकरण हो गया संपन्न। इसमें 2-3 रियासत ऐसी भी थी जो मान नहीं रही थी, जिसमें नाम था हैदराबाद का था, जूनागढ़ का था, मणिपुर का था, जम्मू कश्मीर का था। कितनी रियासतें थी? 4, मणिपुर, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये 4 रियासतें ऐसी थी जो मान नहीं रही थी, बाद में आई, संघर्ष के साथ आई। बाकी पूरा भारत आसानी से मिल गया और क्या कहलाया? राज्यों का संघ कहलाया। यहां तक कुछ पूछना है क्या? क्लियर? ठीक है। देखो इसमें एक चीज और आएगी कि राज्यों का संघ का मतलब क्या है, ये एक चीज और यहां पर आएगी आपके। कि भारत और राज्यों के मध्य, भारत और राज्यों के मध्य कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, समझौता नहीं है, ये याद रखना, समझौता नहीं है। जैसे एक एग्जांपल की बात करूं आपको, समझौता क्या होता है? आप किसी दुकान पर गए, वहां आपने डेयरी मिल्क की चॉकलेट ली और 20 रुपए उसको दे दिए। चॉकलेट कितने की थी? 20 रुपए की। आपने क्या दिया? पैसा। पैसे के बदले क्या मिल गई? कीमत। खत्म। आप स्कूल आए, स्कूल में आपने फीस पे की, स्कूल वालों ने आपको पढ़ा दिया, सेवाएं दी, खत्म। आप डॉक्टर के पास गए, फीस दी, डॉक्टर ने अपनी सेवाएं दे दी, चैप्टर खत्म। इसका मतलब समझौते में कितने लोग होते हैं? 2। एक कौन सा? आप कुछ देते हैं उसके बदले आपको कुछ मिल जाता है, यानी कि वस्तु के बदले सेवा मिल जाती है, या कीमत के बदले आपको क्या मिल जाती है? सेवा मिल जाती है। क्या कहलाता है? कॉन्ट्रैक्ट या समझौता कहलाता है। लेकिन राज्यों और भारत के बीच में ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ। भारत ने कभी ये नहीं कहा कि कभी भी आप हमारे देश में जब शामिल होते हैं तो हम आपको ये चीजें देंगे। ऐसा कभी कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, भारत से कोई भी राज्य स्वतः अलग नहीं हो सकता, स्वतः अलग नहीं हो सकता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि समझौते में सब कुछ होता है। समझौता जहां है वहां कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने कुछ दिया तो आपको कुछ मिलेगा, आपने कुछ नहीं दिया तो नहीं मिलेगा। लेकिन ये किस में होता है? समझौते में। जबकि भारत और राज्यों के मध्य समझौता हुआ ही नहीं। एकीकरण के समय हमने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं कि हम आपको ये देंगे तब आप हमारे देश में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ऐसा कोई समझौता हुआ ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भारत के राज्य किसी भी कंडीशन में भारत से अलग नहीं हो सकते हैं। ये एक बड़ा टॉपिक था, यहाँ ये कंप्लीट। आपसे पूछा जाएगा राज्यों के संघ को स्पष्ट कीजिए, तो आपको ये सारी बातें स्पष्ट करनी है।
संघ क्या होगा? स्वायत्त होगा। ये तो हमने संप्रभुता में देख ही लिया। यहाँ पर दो शब्द आप देखना, एक तो कौन सा? स्वायत्ता, और एक देखना समता। ये दो शब्द आपको राजनीति में खूब देखने को मिलेंगे। स्वायत्ता का मतलब होता है स्वतंत्रता, और मुझे नहीं लगता कि स्वतंत्रता शब्द किसी को नहीं आता। समता का मतलब होता है समानता। ये दोनों शब्द आज अपनी डिक्शनरी में जोड़ने हैं। जहां भी स्वायत्ता की बात करें तो वहां क्या आ जाएगा? स्वतंत्रता आ जाएगा। और आपके पीछे आपने देखा होगा उद्देशिका, जैसे हम किताब के लास्ट पेज पे अगर कवर नहीं चढ़ा हुआ है तो वहां पर समता शब्द अपने को देखने को मिलेगा। इसका मतलब हुआ हम भारत के लोग भारत को पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं, और उसमें न्याय, बंधुता, संप्रभुता, सामाजिकता, ये सारी चीजें उसमें जोड़ी गई हैं। तो स्वायत्ता का मतलब तो क्या हो जाता है? स्वतंत्र। और समानता का मतलब क्या हो जाता है? समता का मतलब क्या हो जाता है? समानता। अब भारत अपने क्षेत्रों में क्या है? स्वतंत्र है। ये बात हम डिटेल से कर चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 से भारत स्वतंत्र राष्ट्र है। किसी भी विदेश या बाहरी देश का कोई प्रभाव इस पर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 15 अगस्त 1947 से भारत के किसी भी क्षेत्र पर जो भारत की सीमाएं हैं उस पर भारत का ही अधिकार होगा। भारत 100% आजाद मुल्क है, और अपनी स्वतंत्र सीमाओं में, अपने स्वतंत्र देश में अपने हिसाब से क्या लेगा? फैसले लेगा। इसे रोकने वाला कोई भी नहीं है। क्लियर? भारत कैसा है? स्वतंत्र राष्ट्र है। किसी भी विदेश या बाहरी देश का इस पर कोई प्रभाव नहीं है, और ये अपनी सीमाओं में अब आज के बाद, कब के बाद? 15 अगस्त 1947 से उपनिवेश नहीं है। क्या नहीं है? उपनिवेश नहीं है। आपने 10th क्लास में ये शब्द खूब पढ़ा था। 9th में भी ये क्लास में आपने खूब पढ़ा है इसको कि उपनिवेश की संज्ञा क्या होती है। ऐसा राज्य जिसमें राजनीतिक घटनाक्रम किसी और के पास हो, सरकारी घटनाक्रम किसी और के पास हो, सरकार कोई और चलाए, क्या कहलाता है? उपनिवेश कहलाता है। इसमें एक शब्द आप और जोड़ लो, नव उपनिवेशवाद। एक तो है उपनिवेशवाद, या उपनिवेश कर लो, नव उपनिवेशवाद। ठीक है, दो शब्द हैं, अगली साल ये शब्द आएगा। उपनिवेश किसे कहते हैं? जिसमें राजनीतिक गुलामी हो, राजनीतिक गुलामी हो। राजनीति के साथ सभी आ गई, यानी कि सरकार गुलाम हो और शासन भी अन्य करे, यानी कि हमारी सरकार ही दूसरे की हो और शासन हम पे कोई और करे, तो क्या कहलाएगा? उपनिवेश। दूसरा क्या है? नव उपनिवेश। नव उपनिवेश क्या है? आर्थिक गुलामी। क्या है? आर्थिक गुलामी। तो आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। जैसे चाइना वगैरह है, ये नव उपनिवेशवाद को बढ़ाना चाहते हैं। कैसे? ये भी आप देख लें। ये यहां तक समझ में आया? दो शब्द लिखे हैं, उपनिवेश और नव उपनिवेश। उपनिवेश तो हम जानते ही हैं। नव उपनिवेश क्या है? आर्थिक गुलामी। इसको कौन बढ़ा रहा है? चाइना, अमेरिका जैसे देश बढ़ा रहे हैं। नव उपनिवेश ये क्या होता है? आर्थिक गुलामी।
देखो आज के जमाने में सैनिक गुलामी तो संभव नहीं है कि सेना लगा दी जाए, किसी को गुलाम बना दिया जाए, ये तो संभव होना ही नहीं है, क्योंकि आज का जमाना इतना हाईटेक हो गया है। यूएनओ जैसे संगठन है, डब्ल्यूटीओ विश्व बैंक जैसे संगठन है, तो ये तो किसी को आसानी से गुलाम बनाने नहीं देंगे। मानवाधिकार आयोग है जिसका गठन भारत में 93 में हुआ और वियना 48 में विश्व के लिए हुआ था। आपको याद रखना 1948 में वियना में मानवाधिकार की बात हुई। यूएनओ लगातार मानवाधिकार की बात करता है और भारत में 1993 में इसके अधिकारों की स्थापना हुई। आज मानवाधिकार एक बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ बना है। अगर किसी के अधिकारों का उल्लंघन होता है तो मानवाधिकार उसमें क्या लेता है, संज्ञान लेता है। चाइना, अमेरिका जैसे संपन्न देश, ये लोग क्या करते हैं, गरीब देशों को क्या देते हैं, कर्जा देते हैं, कर्जा देते हैं। जैसे चीन का उदाहरण लेते हैं, पाकिस्तान को क्या देगा, कर्जा, कर्जा दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। एक लिमिट ऐसी आ जाएगी कि पाकिस्तान कर्जा चुकाने में क्या हो जाएगा, नाकाम हो जाएगा, कि पाकिस्तान कर्जा चुका ही नहीं सकता। हम क्या पढ़ रहे हैं, नव उपनिवेश या नव उपनिवेशवाद, इसे और क्या कहते हैं, आर्थिक गुलामी भी कहते हैं। चीन, अमेरिका जैसे देश इसको अपनाते हैं, संपन्न देश इसे अपनाते हैं। ये क्या करते हैं, गरीब देशों को क्या दे देते हैं, कर्जा देते हैं, और कर्जा भी कितना दिए जाते हैं, दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। एक लिमिट तक तो कर्जा ठीक है, लेकिन जब लिमिट से बाहर हो जाता है तो वो देश फिर चुकाने में क्या हो जाता है, नाकाम हो जाता है। जब ये बात इनको समझ में आ जाती है कि अब गरीब देश कर्जा नहीं चुका सकता, ऐसे में उस देश की पॉलिसी, नीति निर्माण में ये लोग परिवर्तन करते हैं और अपने अनुसार उस देश का व्यापार, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक संगठन बदलने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि वो देश चाहकर भी इन्हें अब कुछ मना नहीं कर सकता, जैसे पाकिस्तान के साथ हो रहा है। अगर चीन की बात वो नहीं मानता है तो उसे कर्जा चुकाना पड़ेगा, जो उसके बस की बात नहीं है। तो उसके पास दूसरा ऑप्शन बचा कि हमेशा चीन की बात मानती रहना पड़ेगा। अगला बिंदु है विधि का शासन। ये ओबीडी में सवाल भी था। संविधान का शासन कह लो, दोबारा बता दो क्या पॉलिसी वाला, आप दोबारा बता दो एक बार। पॉलिसी वाला, नव उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद, इसका मतलब हुआ आर्थिक गुलामी। और ये आधुनिक विश्व की अवधारणा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वर्तमान में जो अमीर देश हैं वो गरीबों को क्या दे रहे हैं, कर्जा दे रहे हैं। अमीर देश किसको कर्जा दे रहे हैं, गरीबों को। और ये कर्जा क्या हो रहा है, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक लिमिट तक तो कर्जा ठीक है, लेकिन ये लिमिट क्या हो जाती है, कम पड़ जाती है, कर्जा क्या हो जाता है, ज्यादा। ऐसी स्थिति में ये अमीर देश क्या बनाते हैं, दबाव बनाते हैं। किसमें, नीति निर्माण में, नीति निर्माण में, आर्थिक व्यापारिक समझौतों में, विदेश नीति में उस देश के परिवर्तन करते हैं और अपने क्या करते हैं, लाभ की बात करते हैं, उस देश को बर्बाद करने की बात करते हैं, उस देश को अपने अनुसार चलाने की बात करते हैं। सर नीति निर्माण क्या होता है? नीति निर्माण का मतलब होता है किसी भी देश के साथ जब संबंध हम जोड़ते हैं तो उसके साथ कैसे संबंध होंगे, ये नीति है। नीति का जैसे हम लोग ये भी कह सकते हैं कि हमारे संबंध कैसे हो सकते हैं, पॉलिसी इसको अंग्रेजी में कहते हैं। वास्तव में ये है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी है, क्या पॉलिसी है 12th क्लास में मेरिट आने की, उसे नीति कहते हैं। प्लानिंग भी से हम कह सकते हैं देसी भाषा में। सादा अंग्रेजी में अगर आप ये कहें कि आपको इस मैच को जीतना हो तो क्या प्लानिंग आपकी, क्या नीति आपने बनाई। समझ में आ रहा है नीति का मतलब? नीति का मतलब प्लानिंग हो सकती है, स्ट्रेटजी हो सकती है, नीति तो है ही। आपकी क्या प्रक्रिया है, आपने क्या सोचा है, कैसे काम करोगे, ये सब क्या है, नीति है।
तो वो नीति निर्माण में क्या करता है, परिवर्तन करता है और उस देश को अपने अनुसार चलाने की बात कहता है। इसका देसी उदाहरण मैं आपको देता हूं। ये सारे देसी उदाहरण ही आपके समझ में आने वाले हैं, है ना। एक कर्जा मांगने वाला व्यक्ति आता है, कर्जा मांगने वाला, ठीक है। एक कर्जा देने वाला, लेने वाला। ये तो कौन हो गया, कर्जा लेने वाला, और ये कौन हो गया, देने वाला। ये कर्जा दिया जाता है, ये लिए जाता है। अब एक स्थिति ऐसी आ गई कि ये लेने वाला चुका नहीं पा रहा है। अब ये क्या करेगा, इसके घर जाएगा, बढ़िया चाय पिएगा, बढ़िया बैठेगा, शानदार डायलॉग सुनाएगा, इसको पैसे फिर भी चुकाने, देखना ये पैसे भी लेगा, ब्याज भी लेगा, लेकिन इसको प्रताड़ित भी करेगा, और ये चाहकर भी इसकी बात मना नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है ये उदाहरण? यस सर। यही बात यहाँ भी लागू होती है, बस इसको यहाँ 2 देश रख दो आप। अगर 2 देश रखते हैं तो फिर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये जो कर्जदार देश है ये चाहकर भी हट नहीं सकता पीछे, क्योंकि इसके ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसके बाद देखो, विधि का शासन। संविधान के अनुसार शासन या विधि का शासन या कानून का शासन एक ही बात है। विधि, कानून या संविधान का शासन एक ही बात है। ये सवाल बहुत बार आएगा, बोर्ड में भी आया है, इस बार की जो आरबीएससी की किताब थी उसमें भी ये सिलेबस में था। आगे भी आपको ये ध्यान रखना है कि विधि का शासन किसे कहते हैं। विधि का शासन का मतलब आप समझ ही गए होंगे। विधि को आप क्या कहते हो, कानून कहते हो, और कानून आप जानते ही हो, ऐसी व्यवस्था जिसमें संविधान के अनुसार मामला चलता हो, क्या कहलाता है, विधि या कानून कहलाता है। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप जानते हो हमारे यहाँ चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो सरकार हो, और चाहे वो संसद हो, सभी किसके अनुसार काम करते हैं, किसके अनुसार, संविधान, विधि या कानून के अनुसार कार्य करते हैं। इसीलिए विधि का शासन क्या कहलाएगा, कानून का शासन क्या कहलाएगा, संविधान का शासन क्या कहलाएगा, सभी एक ही चीज है। संविधान के अनुसार शासन अर्थात अंतिम शक्ति जनता में निहित है, और जनता के द्वारा बनाए गए शासन, जनता के द्वारा बनाए गए संविधान से ही शासन संभव है, क्योंकि अंतिम शक्ति किसमें है, जनता में है। और जनता ने किसको बनाया है, संविधान को बनाया है, किसके माध्यम से, संविधान सभा के माध्यम से। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि विधि का शासन क्या है, कानून का शासन है, और यही अंतिम है। शक्ति का स्रोत जनता। कल एक बच्ची सवाल भी कर रही थी, वो यही है, शक्ति का स्रोत जनता। अब इसमें एक बात देखनी है कि राजा के पास संप्रभुता, हमने पढ़ी थी, राज्य के पास यदि संप्रभुता नहीं है, शक्ति नहीं है, तो वो चला ही नहीं सकता। आधुनिक भारत में शक्ति, आधुनिक विश्व में शक्ति का सिद्धांत दिया था फ्रांस के मॉन्टेस्क्यू ने, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, मॉन्टेस्क्यू ने। ये कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। क्या कहते हैं कि इनका जो सिद्धांत वो अमेरिका में चलता है कि शक्ति के स्रोत कितने होने चाहिए, 2 अलग अलग होने चाहिए। शक्ति पृथक्करण इन्होंने कहा था, इन्होंने क्या कहा था, शक्ति पृथक्करण, यानी कि सेपरेट